गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नमस्कार छात्रों, मैं डॉक्टर विपिन सैनी, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट डूंगा कॉलेज। आज हम महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर के अंतर्गत आने वाले बीए पार्ट 3 भूगोल के पेपर सेकंड ज्योग्राफी ऑफ इंडिया के अंतर्गत ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया, भारत के अपवाह तंत्र के बारे में हम अध्ययन करेंगे। अभी तक पिछले अध्यायों में या पिछले वीडियो में हमने देखा कि हमने फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया की चर्चा की थी कि किस प्रकार से इंडिया को विभिन्न भौतिक भागों में विभाजित किया गया है, और उसके पश्चात हमने उनको अलग अलग भागों में बांटा और उनका अध्ययन हमने किया। उन फिजिकल भागों के ऊपर या फिजियोग्राफी के ऊपर बाकी आपका ड्रेनेज सिस्टम, सॉइल्स और ये सभी आपके उसके ऊपर आपके निर्भर करता है। खास करके ड्रेनेज सिस्टम जो है वो फिजियोग्राफी के ऊपर बहुत निर्भर करता है। तो आज हम भारत के ड्रेनेज सिस्टम की ही बात करते हैं। किसी भी देश का अपवाह तंत्र वहाँ के उच्चावच तथा भूमि के ढाल पर निर्भर करता है। भारत एक विशाल देश है। हमने फिजियोग्राफी में देखा था कि इसके उत्तर में हिमालय है, दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार है तथा बीच में उत्तरी भारत का विशाल मैदान है। इसलिए हम इस भारत के ड्रेनेज सिस्टम को दो भागों में विभाजित करते हैं। ऊपरी भाग हिमालय का हो गया, नीचे का भाग प्रायद्वीपीय पठार हो गया, और बीच में आपका मैदान है जिसके अंदर आकर के नदियां बहती हैं। तो इसलिए ऊपर वाला भाग हिमालयन सिस्टम कहलाता है, हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम, हिमालय की नदियां, तथा नीचे वाला भाग आपका प्रायद्वीपीय पठार का ड्रेनेज सिस्टम या अपवाह तंत्र कहलाता है। यह आपके मुख्य दो भागों में बांटा जाता है। यहाँ पर आप इस मैप के अंदर देख रहे हैं कि ये हिमालय, आपने देखा था कि यहाँ पर ये पूरा आपका हिमालय है, हिमालयन सिस्टम में नॉर्दर्न माउंटेन्स है, ये पूर्वांचल है इधर, और यहाँ से ये नदियाँ निकल रही हैं, ये नदियाँ निकल रही हैं, ये नदियाँ निकल रही हैं। तो ये सारी जो नदियाँ निकलने वाली हैं आपकी, ये हिमालय सिस्टम की नदियां हैं, हिमालय ड्रेनेज सिस्टम की या हिमालय अपवाह तंत्र की ये सारी नदियां इसके अंदर सम्मिलित की जाती हैं। दूसरा हमने बताया था पेनिनसुलर सिस्टम, यानी कि प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियां, प्रायद्वीपीय नदियां जिसे हम कहते हैं, इनके बारे में। तो ये जो आपको इस नीचे की तरफ जो दिखाई दे रही हैं, यहाँ पे हम देखा था कि ये सारा आपका क्या भाग है, मैदानी भाग है। ये आपका मैदानी भाग है, ये वाला मैदानी भाग है सारा, और ये आपका प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। तो ऊपर से हिमालय से निकलने वाली नदियाँ हिमालयन सिस्टम में आ गई, और ये आपके प्रायद्वीपीय पठार है, ये प्रायद्वीपीय पठार है। तो यहाँ से इस पठार से निकलने वाली जो भी नदियाँ हैं वह प्रायद्वीपीय पठार से सिस्टम की नदियाँ कहलाती हैं। इनमें ये नदियाँ होगी, ये सारी नदियाँ जो आप देख रहे हैं ये सारी प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियां हैं, और इन्हें प्रायद्वीपीय पठार के सिस्टम के अंतर्गत हम सम्मिलित करते हैं। सर्वप्रथम हम चर्चा करेंगे हिमालयन सिस्टम की, हिमालय से निकलने वाली नदियों के तंत्र के बारे में हम चर्चा करते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हिमालयन सिस्टम से निकलने वाली नदियों को हम तीन भागों में विभाजित करते हैं: इंडस ड्रेनेज सिस्टम, गंगा ड्रेनेज सिस्टम और ब्रह्मपुत्र ड्रेनेज सिस्टम। यानी सिंधु अपवाह तंत्र, गंगा अपवाह तंत्र और ब्रह्मपुत्र अपवाह तंत्र में हम हिमालय से निकलने वाले नदियों को या हिमालयन अपवाह तंत्र को इन तीन भागों में आगे हम विभाजित करते हैं। ये आपका सिंधु अपवाह तंत्र हो गया, ये आपका गंगा अपवाह तंत्र हो गया, और यहाँ से ये आपका ब्रह्मपुत्र अपवाह तंत्र हो गया। अब
क्योंकि हमने इसको 3 भागों में विभाजित किया है, तो सर्वप्रथम हम सिंधु अपवाह तंत्र की चर्चा करते हैं। सिंधु अपवाह तंत्र भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में सिंधु तथा उसकी सहायक नदियां, जिसमें हम सिंधु नदी, झेलम नदी, चेनाब नदी, रावी, ब्यास और सतलुज नदी को शामिल करते हैं। यह नदियां जो है सिंधु अपवाह तंत्र के भाग हैं। इनसे मिलकर के सिंधु अपवाह तंत्र बनता है। इनमें से झेलम नदी जो है यह पीर पंजाल से निकलती, जिसकी चर्चा हमने फिजियोग्राफी, जब हम नॉर्दर्न माउंटेन्स यानी हिमालय के बारे में चर्चा हम कर रहे थे, उस समय हमने पीर पंजाल की चर्चा की थी, आप उसको देखिएगा। तो यह नदी झेलम नदी जो है वह पीर पंजाल से निकलती है। अन्य सभी नदियां हिमालय पर्वत से निकलती हैं। विभाजन के बाद इस अपवाह क्षेत्र का बहुत सा भाग पाकिस्तान में चला गया है। अब हम एक एक करके एक एक नदी के बारे में चर्चा करते हैं। यह आपको दिखाई दे रहा है, ये इंडस रिवर है, यहाँ से शुरू होकर के ये निकल करके आ रही है। ये इंडस नदी है, सिंधु नदी है, ये सिंधु नदी आ रही है, ये इस तरह से जा रही है। इसका स्रोत तिब्बत में, सिंधु नदी का स्रोत तिब्बत में 5180 मीटर की ऊंचाई पर मानसरोवर झील, आपकी ये यहाँ है, मानसरोवर झील के नजदीक होती है। अपने स्रोत से पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा में, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये पहले पश्चिम और उत्तर पश्चिम दिशा में चल रही है ये नदी। 320 किलोमीटर की दूरी बहने के बाद यह नदी 4206 मीटर की ऊंचाई से जम्मू तथा कश्मीर में प्रवेश करती है। 320 किलोमीटर यहाँ से चलती है, फिर इसकी ऊंचाई कम हो जाती है 4206 मीटर पर। यहाँ पर ये भारत में जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में प्रवेश करती है। यह ऊपरी भागों में यहाँ पर विशाल गॉर्ज बनाती है। कैलाश पर्वत को कई बार पार करती है ये नदी। आपने अगर ध्यान हो तो अपने कैलाश पर्वत के बारे में वहां पर फिजियोग्राफी के अंदर आपने देखा था। लद्दाख और गिलगित से बहती हुई एटोक के निकट यह पर्वतीय प्रदेश से बाहर निकलती है। यहाँ पर अफगानिस्तान की काबुल नदी इसके साथ मिल जाती है। यहाँ पर काबुल नदी इसके साथ में आकर के मिल जाती है। इसकी प्रसिद्ध सहायक नदियां सतलज, ब्यास, रावी, चेनाब तथा झेलम मिलकर पंचनाद बनाती हैं। ये सारी नदियां ये पंचनाद बनाती, इसलिए पंजाब नाम इसका इस हिसाब से पड़ा था। ये सभी नदियां पहले आपस में विभिन्न स्थानों पर मिलती हैं, फिर इनका संयुक्त प्रवाह मिथनकोट के निकट सिंधु नदी से मिल जाता है। ये सारी नदियां जो इसकी पंचनाद हैं, ये सारी आपस में मिलती है सतलुज में आकर के, और फिर ये यहाँ पर आपके मिथनकोट के निकट मिल जाती है। सिंधु नदी की कुल लंबाई 2880 किलोमीटर है। कराची के दक्षिण में, यहाँ पर आप ये देख रहे हैं, यहाँ से आगे बढ़ते हुए ये कराची के दक्षिण में अरब सागर में गिरने से पहले ये एक बड़े डेल्टा का निर्माण करती है। ये डेल्टा आप देख रहे हैं, ये डेल्टा का निर्माण करती है। इसका जल ग्रहण लगभग 11,65,000 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें से 3,21,000 वर्ग किलोमीटर भारत में है। 11 लाख में से 3 लाख वर्ग किलोमीटर भारत में है। पाकिस्तान के साथ हमारा जल समझौता हुआ था। इसके अनुसार भारत जो है इस सिंधु नदी के सिस्टम का 20% जो है वह काम में ले सकता है। फिर सेकंड, इस सिंधु अपवाह तंत्र की जो दूसरी नदी है वह एक महत्वपूर्ण नदी है जिसे हम झेलम नदी कहते हैं। यह कश्मीर की घाटी के दक्षिण पूर्व में 4000 ये यहाँ से निकलती है
4900 मीटर की ऊंचाई पर वेरीनाग के निकट झरने से निकलती है। ये वेरीनाग यहाँ पर जगह आप मैप में देखेंगे तो यहाँ वेरीनाग से ये निकलती है। ये पीर पंजाल में लगभग लंबित दीवारों पर 200 मीटर गहरा खड्डा बनाती है। कश्मीर में बहुत सी नदियां इससे आकर मिलती है। इसमें प्रमुख नदी लिडर रिवर है जो कश्मीर में है। मुजफ्फराबाद के बाद यह नदी भारत तथा पाकिस्तान के बीच 170 किलोमीटर का, ये यहाँ से आप आ रही है, ये 170 किलोमीटर ये सीधी है, ये आपकी क्या बनाती है, 170 किलोमीटर की सीमा रेखा बनाती है। यहाँ पर 400 किलोमीटर की दूरी तय करने के पश्चात यह नदी पर्वतीय क्षेत्र को छोड़कर मैदानी भाग में प्रवेश करती है और बाद में जाकर के यह नदी चेनाब में, यहाँ से आप ये देख रहे हैं, ये नदी यहाँ से निकली, ये इसने सीमा बनाई और यहाँ से ये होते हुए ये चेनाब नदी के अंदर जाकर के मिल जाती है। यहाँ पर ये चेनाब में मिल गई। जिस जगह ये मिलती है उस जगह का नाम है ट्रिम्मू। तो इस प्रकार झेलम नदी की कुल लंबाई जो है वह 724 किलोमीटर होती है। फिर इंडस ड्रेनेज सिस्टम की महत्वपूर्ण नदी है वह चेनाब नदी है। चेनाब नदी को हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा कहते हैं। चंद्र तथा भागा इसके उद्गम स्थान है जो लाहुल के बारालाचा दर्रे में स्थित है। ये चेनाब नदी है, ये दो जगह से निकलती है, ये चंद्र तथा भागा से ये चेनाब नदी आपकी यहाँ है। यह पीर पंजाल के समानांतर कुछ दूरी तक पश्चिमी दिशा में बहती है। यह पश्चिमी दिशा में बह रही है। इसके बाद किश्तवाड़ के निकट पीर पंजाल में गहरा गॉर्ज बनाती है। कहीं कहीं यह गॉर्ज 1000 मीटर गहरा है। इसके पश्चात अखनूर के निकट मैदान में प्रवेश करती है। मैदानी भाग में प्रवेश करने से पहले यह लगभग 330 किलोमीटर की दूरी तय करती है पहाड़ों के अंदर। इसके पश्चात यह लगभग 640 किलोमीटर की दूरी तय करके पंचनद पहुंचती है। यहाँ पर यह झेलम तथा रावी नदियों का जल ग्रहण करने के पश्चात सतलज नदी में मिल जाती है। ये नदी आप ये देख रहे हैं, ये चेनाब नदी है। यहाँ से इसने झेलम नदी का जल ग्रहण किया, फिर आगे चल करके रावी नदी का जल ग्रहण करती है और बाद में यह सतलज के अंदर समाहित हो जाती है। तो इस प्रकार से यह चेनाब नदी आपको दिखाई दे रही है। तो अगली महत्वपूर्ण नदी जो है वह रावी नदी है। ये रावी नदी आप देख रहे हैं। यह नदी रोहतांग दर्रे के निकटवर्ती भाग से निकलती है। रोहतांग दर्रा मनाली से थोड़ा सा आगे जाकर के है। धौलाधर की उत्तरी तथा पीर पंजाल की दक्षिणी ढलानों से गुजरती हुई यह बहुत ही संकरी घाटी बनाती है। चंबा से कुछ दूर नीचे आने पर धौलाधर श्रेणी में गहरा गॉर्ज बनाती है और उसके बाद में मैदानों में प्रवेश करती है। पाकिस्तान में मुल्तान के निकट चेनाब नदी के साथ मिल जाती है। ये जैसा कि हमने कहा, चेनाब नदी में यहाँ झेलम मिली और यहाँ मुल्तान के निकट रावी नदी जो है वो चेनाब में मिल जाती है। और कुल मिलाकर के यह नदी जो है 720 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यहाँ से यहाँ तक ये कुल 720 किलोमीटर की दूरी तय करती है। इसके बाद महत्वपूर्ण नदी है वह ब्यास नदी है, जिसकी चर्चा अब हम करते हैं। यह नदी भी यहाँ पर ब्यास जो है वो रोहतांग दर्रे के निकट से निकलती है, जिसकी ऊंचाई 4062 मीटर है। यहाँ पर व्यास कुंड है, वहां से यह नदी निकलती है और 900 मीटर गहरा
गॉर्ज बनाकर धौलाधर पर्वत को पार करती है। पंजाब के होशियारपुर जिले में स्थित तलवाड़ा नामक स्थान पर यह मैदानी भाग में प्रवेश करती है। छोटी जगह है, यहाँ पे आपको दिखाई नहीं देता है। इसके पश्चात दक्षिण पश्चिम दिशा में प्रवाहित होती है। ये दक्षिण पश्चिम दिशा में प्रवाहित हो रही है और पंजाब में हरीके नामक स्थान पर, जहाँ पर हरीके बैरेज बनाया गया है जिससे हमारे गंग कैनाल में पानी आता है, तो ये हरीके बैरेज के निकट, यहाँ पर हरीके स्थान पर निकट ये सतलज नदी के अंदर मिल जाती है। यह एक छोटी नदी है इन सभी नदियों के मुकाबले में। इसकी लंबाई केवल 460 किलोमीटर है। महत्वपूर्ण बात यह है कि अन्य सभी नदियां इस पंचनद के अंदर भारत और पाकिस्तान में बहती है और इनका अधिकांश भाग पाकिस्तान में रहता है, किंतु ब्यास नदी एकमात्र इन नदियों में से एकमात्र ऐसी नदी है जिसका पूर्ण बहाव जो है वो भारत के अंदर है। यहाँ पर आप ये देख रहे हैं कि ये हरीके बैरेज, हरीके जो है इंडिया के अंदर ये इसकी यहाँ पे आपकी बाउंड्री वॉल है, बाउंड्री है इंडिया पाकिस्तान के बीच में, और उससे पहले ही यह सतलज नदी में हरीके के निकट मिल जाती है। इसके बाद इन पंचनद के अंदर अन्य महत्वपूर्ण और लास्ट नदी जो है वह सतलज नदी है। सतलज नदी का उद्गम तिब्बत में कैलाश पर्वत के दक्षिण में स्थित मानसरोवर झील के समीप राक्षस ताल है, वहां से होता है। ये सतलज नदी आपकी निकल रही है। ये मानसरोवर झील है, तो एकदम मानसरोवर झील से ही समझ लें आप, ये मानसरोवर झील के यहाँ पर मानसरोवर झील है और इसके दक्षिण से यह राक्षस ताल यहाँ पर एक है, वहां से यह नदी का उद्गम होता है। ये पहले आपकी नदी जो है यहाँ पे आप जैसा देख रहे हैं पहले पश्चिमी दिशा में बहती है और शिपकी दर्रे के निकट हिमालय में सकरी घाटी बनाकर भारत में प्रवेश करती है। शिपकीला दर्रा है यहाँ पर, ये पहले पश्चिम में बहती है और शिपकीला दर्रे से प्रवेश करती है। ये यहाँ पर एक जब शिपकीला में यहाँ से जब प्रवेश करती है, उससे पहले तिब्बत में यह हिमालय के अंदर एक बहुत बड़ा कैनियन बनाते हैं। कैनियन एक गॉर्ज है बड़े स्तर का, और इस कैनियन की तुलना जो है आपको अगर पता याद हो, अमेरिका के महान ग्रैंड कैनियन से की जा सकती है। फिर यह नदी पर्वतीय क्षेत्र को पार करके रूपनगर के निकट मैदानी भाग में प्रवेश करती है और वहां पर भी ये गॉर्ज बनाती है। मैदानी भाग में प्रवेश करने के पश्चात ये पश्चिमी दिशा में प्रवाहित होती है। पश्चिमी दिशा में आपकी ये प्रवाहित होती हुई आपको दिखाई दे रही है। फिर जैसा कि हमने व्यास नदी के समय चर्चा की थी, हरीके के निकट यहाँ से यह व्यास नदी का पानी ग्रहण करती है। फिरोजपुर से फाजिल्का तक यह भारत तथा पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। ये यहाँ पर आप अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है, इंटरनेशनल बाउंड्री बना रही है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा यहाँ पर यह बनाती है। इसके पश्चात यह रावी और चेनाब का पानी लेती है। झेलम नदी चेनाब में मिल जाती है और बाद में ये रावी मिल जाती है, और जब इन सब का संयुक्त पानी यहाँ पर आप देख रहे हैं यह एकत्रित करती है, जिसको मिथिनकोट नामक जाकर के फिर यह सिंधु नदी में समाहित हो जाती है। सतलज नदी कुल 1450 किलोमीटर लंबी नदी है। कुल मिलाकर के इसकी लंबाई 1450 किलोमीटर है, जिसमें से 1000 यानी अधिकतर भाग इसका क्या है, भारत के अंदर बहता है। 1000 किलोमीटर ये भारत के अंदर बहती है। तो इस प्रकार आपने हिमालय तंत्र के अंतर्गत इंडस रिवर सिस्टम यानी सिंधु अपवाह तंत्र के बारे में आज हमने चर्चा की है। अगले वीडियो में हम बाकी बचे हुए तंत्र की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।